बच्चों, आज हम बलबन का राज्यत्व सिद्धांत पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि राज्यत्व सिद्धांत यानी कि उसने राज्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या क्या जतन किए, किस तरह से कार्य किए। आपने कल वाले जो अपनी क्लास थी उसमें आपने पढ़ा कि बलबन के द्वारा किस तरह से अपनी समस्याओं को से अपने राज्य को उभारा गया। उसी तरह हम देखते हैं कि बलबन ने ये देख लिया था, ये भाप लिया था कि निर्बल शासन अधिकारियों के समय जो है राजभक्ति का जनता से लोप हो चुका था। तो सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए उसने विभिन्न उपायों का, विभिन्न प्रयोगों का और विभिन्न आदेशों का प्रयोग किया, जिसके माध्यम से वो सुल्तान पद की गरिमा और महिमा को बढ़ा सके। तो सबसे पहले उसने जो कार्य किया, राजा के दैविक अधिकारों का में विश्वास, जनता के समक्ष, तुर्क अधिकारियों के समक्ष, सरदारों के समक्ष जो सुल्तान की एक छवि स्थापित की। उसने ये बताया, ये प्रचारित किया कि सुल्तान जनता द्वारा मनोनीत नहीं होता। सुल्तान को जो है किसी व्यक्तियों द्वारा चुना नहीं जाता, वरन इसका जो ये ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। और ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते पूरी जनता का, समाज का, तुर्क सरदारों का और अमीरों का दायित्व है कि वो सुल्तान की आज्ञा का पालन करें। फिर हमने देखा कि दूसरा, शाही वंशज होने का दावा करना, कि सुल्तान पद की गरिमा को किस प्रकार बनाए रखा जाए। क्योंकि जो हम देखते हैं कि जितने भी शासक थे ये गुलाम वंश के थे। गुलामों के प्रति जनता में वो राजभक्ति की भावना नहीं आ पा रही थी जो एक सुल्तान के प्रति आनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आप को, क्योंकि वो निम्न वंश का था, तो उसने अपना वंश कहाँ से जोड़ा, फिरदौसी के शाहनामा में एक वंश उल्लेखित है। फिरदौसी एक फारसी साहित्यकार है, इतिहासकार है। उसने अपना एक ग्रंथ लिखा है शाहनामा, और शाहनामा में तुरान के यानी कि फारस के एक वंश है अफराशियाब वंश, अफराशियाब वंश से अपना उल्लेख किया कि जो है मैं किसी सामान्य वंश का व्यक्ति नहीं हूँ, वरन मेरा वंश कौन सा है, तुरान के शासक अफराशियाब वंश का हूँ। इसलिए जनता का दायित्व है कि वो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा की, महिमा की जो है आदर करे, सम्मान करे और उसे माने। फिर उसने राज दरबार को भव्य और अनुशासित बनाया। किस प्रकार बनाया कि उसने नियम प्रतिपादित कर दिए कि राज दरबार में सब यूनिफॉर्म में आएंगे, एक सी वेशभूषा होगी। सब, जब सुल्तान आएगा तो सब खड़े होंगे, जब सुल्तान जाएगा तो जो है सब उसको खड़े होकर अभिवादन करेंगे। इसके अलावा न तो वो किसी को दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठता था, न दरबारियों से बात करता था, न हंसी मजाक पर, सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया उसके द्वारा। और दरबार को इतना अनुशासित कर दिया कि कोई व्यक्ति उसकी इच्छा के बिना न कहीं जा सकता था, न आ सकता था, न हिल सकता था, न डूब सकता था। एक गंभीर, एक औपचारिक माहौल बना के रखा गया। फिर अपने निजी जीवन को स्वच्छ और उच्च बनाना, कि जनता में सुल्तान का खौफ किस प्रकार कायम हो। इसलिए उसने पहले तो अपना जो हुलिया था वो चेंज किया कि वो इतनी लंबी सीने तक की दाढ़ी रखता था और एक लंबा सा मुकुट अपने सिर पे धारण करके रखता था, और एक चमचमाता हुआ लबादा या चोगा धारण करता था, जिससे दूर से ही लोगों को लगे कि कोई सुल्तान का आगमन हो रहा है। इतना ही नहीं, वो उसने अपने दोनों जो अंगरक्षक बनाए वो ऐसे हबसी अमीरों को नियुक्त किया कि वो हबसी ऐसे काले कलम के लोग होते थे जो 6 उसके दाईं ओर चलते थे, 6 उसके बाईं ओर चलते थे, कुछ आगे चलते थे, कुछ पीछे चलते थे। और वो इस तरह से लंबे चौड़े काले कलुते और भयानक दिखने वाले होते थे, और उनके हाथों में चमचमाती हुई जो है तलवारें होती थी। और इसका जो तलवारें से जब वो चलते थे सुल्तान के साथ साथ, तो वो इस तरह से बिस्मिल्लाह 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 कहते हुए चलते थे। और उनका जो चलने का तरीका होता था या सुल्तान का निकलने का तरीका होता था, उस समय लोगों में सबको प्राप्त हो जाता था कि वो डर के मारे उनका अभिवादन करते थे। इतिहासकार बर्नी लिखता है कि जब वो जो उनके अंगरक्षक के साथ जब वो चलता था, और जब अंगरक्षक
तलवारों की चमचमाती तलवारें होती थी, उस समय ऐसा महसूस होता था कि तलवारों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया जाएगी, यानी कि उस चमक को देखने की क्षमता किसी में होती नहीं थी। इस तरह उसने माहौल बना के रखा। फिर उसने इसके बाद हम देखते हैं कि जब उसने अपने निजी जीवन में उसके जो निजी अनुचर होते थे, तो एक इतिहासकार है जिसने उसके निजी जीवन के बारे में भी लिखा है, निजामी। वो लिखते हैं कि मैं इसका निजी अनुचर रहा, लेकिन मैंने इसको घर पे विराज दरबार के अलावा महल में भी कभी दूसरी वेशभूषा में, यानी कि घर की वेशभूषा में नहीं देखा कि रात्रि में कब ये सोता था, कब जो है राजसी वस्त्रों को उतारता था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पूरे राज दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ रहता था। यहाँ तक कि जब राज दरबार में इसके पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनाया गया, तब भी ये विचलित नहीं हुआ, उसी गंभीर मुद्रा में बैठा रहा। और फिर कालांतर में ऐसा कहा जाता है कि जब ये घर गया तो फूट फूट के, यानी कि महल गया तो फूट फूट कर रोया। इसके संबंध में बर्नी इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि एक दिल्ली के धनी व्यापारी ने, जिसका नाम था फकरू, सुल्तान से मिलने के लिए निवेदन किया और निवेदन के प्रति फलस्वरूप उसने ये कहा कि यदि सुल्तान एक झलक या एक मुलाकात उससे कर लेगा तो वो अपना जितना भी उसका धन संपदा है वो सुल्तान पे न्यौछावर कर देगा। बलबन के समक्ष ये सूचना पहुंचाई गई। जब उसको ये जानकारी मिली, बलबन ने पूछा कि सबसे पहले तो ये पता करो कि वो किस वंश का है। जब राजदूतों द्वारा या उसके अन्य व्यक्तियों द्वारा ये पता किया गया कि वो किस वंश का है, जब बलबन को जानकारी मिली कि वो निम्न वंश का है, तो उसने वैसे इनकार कर दिया। अर्थात वो केवल उच्च वर्ग के लोगों से ही मिलता था, उन्हीं को ही अपना जो है सब कुछ मानता था और उनके अनुसार ही वो शासन संपन्न करता था। इसके साथ ही उसने राजत्व सिद्धांत में तुर्क सरकारों का गठन किया। उसने देखा कि इल्तुतमिश ने जो 40वां दल बनाया था वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था, तो सबसे पहले तो उसने 40वां गुट का दमन कर दिया। अब दमन एकाएक दमन नहीं किया गया, उसमें जो महत्वपूर्ण अमीर थे जैसे शेरका था या जो बहुत बड़े बड़े सूबेदार थे, अवध का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था, उनको छोटी छोटी सी अपनी गलतियों के कारण मृत्युदंड दे दिया। किसी को इतना जलील किया कि वो दोबारा मुंह खाने लायक नहीं रहा। तो इस तरह से उसने तुर्क सरकारों का दमन करके और इस जो संगठन था उसका, उस संगठन का अंत कर दिया। फिर हम देखते हैं कि उसने एक नवीन नीति को अख्तियार किया जो रक्त और लौह की नीति के नाम से जानी गई। और इस नीति में उसने जितने भी विद्रोह हमने पढ़ा, कटेहर का विद्रोह, देवाती का विद्रोह, मेवाती विद्रोह हमने पढ़ा, जो है बंगाल का विद्रोह, हमने देखा कि सब विद्रोह को जिस तरह से उसने क्रूरता निर्ममता से लगाया, न केवल विद्रोह करने वाले पर निर्ममता की, परंतु उसके परिवार, उसकी प्रजा, उसके देश को भी निर्ममता पूर्वक कठोरता पूर्वक दंड दिया। इससे उसने एक सबक दिया लोगों को कि विद्रोह करने वाले का क्या अंजाम होता है। तो ये उसने अपनी रक्त और लौह की नीति के माध्यम से किया। फिर उसने अपनी, क्योंकि एक सुल्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी सेना, और सेना के माध्यम से ही वो ऊंचाइयों को छू सकता है या अपना साम्राज्य कायम कर सकता है। इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया। गुप्तचर विभाग, एक नया विभाग बनाया। सेना में एक विभाग होता है जो उसके द्वारा प्रतिपादित किया, आरिजे ममालिक या दीवान ए आर, इसका प्रमुख होता है आरिजे ममालिक। सेना में भर्ती करना, सैनिकों का निरीक्षण करना, ये सारा कार्य उसी के अंतर्गत आता है। फिर एक गुप्तचर विभाग बनाया कि सुल्तान को राज्य में होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं की जानकारी किस प्रकार प्राप्त हो, इसलिए गुप्तचर विभाग उसके द्वारा बनाया गया। और इस गुप्तचर विभाग के माध्यम से उसे जो इसका जो गुप्तचर विभाग का व्यक्ति होता था या जो पदाधिकारी होते थे उन्हें बारीक कहा जाता था।
और इन बारीक के माध्यम से गुप्त से गुप्त जानकारी सुल्तान तक पहुंच जाती थी। बलबन की एक खासियत थी कि उसका जो न्याय थे वो निष्पक्ष था। बर्नी इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि उसका न्याय इतना निष्पक्ष था कि उसने अपने पुत्र को भी नहीं बख्शा। जब उसके द्वारा कोई अपराध किया गया तो उसकी उसने कड़ी सजा दी। उच्च वंश के लोगों को वो उच्च पदों पर ही नियुक्त करता था और उसने जो है सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण ये काम किया है कि राजनीति और धर्म दोनों को अलग अलग कर दिया। और धर्म वाले राजनीति में दखल नहीं देंगे और राजनीति वाले धर्म में दखल नहीं देंगे। इस तरह हमने बलबन के बारे में विस्तार से पढ़ा और अधिक विस्तार से जानने के लिए हम अपनी क्लास में आपको इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल जैसे जो प्रश्न आता है कि बलबन का राजनीतिक सिद्धांत क्या था, तो हम इन पॉइंट्स को शामिल करते हुए अपने प्रश्न का उत्तर देंगे और उसमें महत्वपूर्ण जो है विद्यार्थी वर्णी का उल्लेख करेंगे, फिरदौसी का उल्लेख करेंगे और उस समय तत्कालीन इतिहासकार जो जिन्होंने इस संबंध में लिखा उसके बारे में जानकारी देंगे। इस तरह से बलबन के बारे में मैंने आज